हाय एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, ये हम मॉडल प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2023 के लिए उत्तराखंड बोर्ड का 10th क्लास का। तो अभी तक हमने इसमें 1 मार्क्स वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो सब कर लिए हैं। ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। 10 से लेके 15 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो सब 2-2 नंबर के हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये सामने है यहाँ पे 10th क्वेश्चन। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा तथा एक उदाहरण दीजिए। गिव द डेफिनेशन एंड एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो क्या होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं? देखो, जिन रिएक्शंस में जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट रिलीज होती है। तो जिन रिएक्शन में भी हीट रिलीज होती है उन्हीं को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की क्रिया करने के बाद जब उत्पाद बनता है तो उत्पाद के बनने के साथ साथ कुछ ऊष्मा भी निकलती है, तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो डेफिनेशन हो जाएगी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड with the formation of product are known as exothermic reactions। इसमें एग्जाम्पल भी पूछा है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा मेथेन का दहन, कंबशन ऑफ मीथेन CH4। तो CH4 गैस है, मीथेन गैस है। जब इसका कंबशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है, बर्न होती है। कोई भी जो बर्न होता है सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये बर्न होगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर रिलीज होता है और साथ साथ हीट यानी कि ऊष्मा रिलीज होती है। तो ऊष्मा रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, इसीलिए किसका एग्जाम्पल हो गया, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया को केवल चित्रों द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन बाइनरी फिजन इन अमीबा बाय डायग्राम ओनली। सिर्फ डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। तो देखो, अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन से होता है, द्विखंडन से होता है। इसका मतलब होता है कि एक जो पेरेंट सेल है, मातृ कोशिका है, वो 2 डॉटर सेल में यानी 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो कैसे होगा, देखो फर्स्ट केस में ये अमीबा है, यहाँ पे ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस है यानी कि केंद्रक है। उसके बाद जब ये डिवाइड होना, ये मैच्योर होती है, इसको रिप्रोडक्शन करना होता है, तो जो इसका ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ये साइज में बड़ा होने लगता है, इसका आकार बढ़ने लगता है। उसके बाद जब ये आकार बढ़ेगा तो यहाँ इसके सेंटर में मतलब बीच में से ये 2 पार्ट में थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और थोड़े और अगली स्टेज पे पहुँच के ये न्यूक्लियस से पहले 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाता है और 2 नई अलग सेल बन जाती हैं। जबकि जो पेरेंट सेल है, मातृ कोशिका है, उसका अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो जाता है, यानी वो रहती ही नहीं, 2 नई डॉटर सेल बन जाती हैं। तो इस तरीके से होता है अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ईच, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो पहले जो धोने का सोडा जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इसके यूज़ देखते हैं क्या है। 2 यूज़ ही बताने हैं बस, और कुछ नहीं बताना। धोने का सोडा क्या है, इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। और सेकंड है, इसका उपयोग साबुन, कागज़ और कांच के निर्माण में किया जाता है। 2 ही बताने हैं, ठीक है। जल की स्थायी कठोरता यानी कि जो परमानेंट हार्डनेस होती है, कोई जल कठोर होता है जिसमें कठोर जल बोलते हैं जिसमें साबुन झाग नहीं देता, तो उसकी कठोरता को दूर करने के लिए धोने का सोडा इस्तेमाल होता है। और साबुन, कागज़ और कांच के निर्माण में होता है। इंग्लिश में देखो, इट इज़ यूज्ड इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। It is used in the manufacturing of soap, paper as well as glass। ठीक है। बेकिंग सोडा देखो, बेकिंग सोडा की हिंदी में देखो, पहले बेकिंग पाउडर बनाने में होता है और कोल्ड ड्रिंक बनाने में। इन प्रेपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर एंड इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन। प्रकाशानुवर्तन एवं गुरुत्वानुवर्तन में 2 अंतर लिखिए। राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। देखो, प्रकाशानुवर्तन क्या होता है यानी कि फोटोट्रॉपिज्म। जब कोई पौधा होता है, अगर हमने उसको जिस जगह पे रख रखा है, एक साइड ऐसा है कि वहाँ पे धूप ज़्यादा आती है, तो पौधा उसी तरफ झुकने लगता है जिस तरफ धूप आती है। यानी कि जो सन है, सनलाइट के
रिस्पॉन्स में जो पौधे की गति हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसको ही बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन या फोटोट्रॉपिज्म। तो देखो जैसे कोई पौधा है, पौधा जिस जगह पे रखा है, अगर राइट साइड धूप कम आ रही है और लेफ्ट साइड ज़्यादा आती है तो पौधा लेफ्ट साइड की तरफ ग्रोथ करने लगता है, पौधा उस तरफ झुक जाता है, तो ये हो गया फोटोट्रॉपिज्म। अब पौधे का जो ऊपर का पार्ट होगा यानी कि जो तना है, तो वो तो जाएगा लाइट की तरफ, और जो जड़ है वो तो तने से उल्टी डायरेक्शन में जाती हैं, तो वो उल्टी साइड जाएगा। तो जो पार्ट पौधे का सनलाइट की तरफ जा रहा है, जिधर धूप है उधर जा रहा है, उसको बोलेंगे हम कि वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, यानी कि स्टेम, तना। और जो लाइट से दूर जा रहा है, जैसे कि जड़ें होती हैं, उसको बोलेंगे हम कि वो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। तो क्या होगा, देखो पहले हिंदी में देखो, प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन प्रकाश की प्रतिक्रिया में पौधे की वृद्धि है, यानी कि प्रकाश की तरफ जो पौधे की वृद्धि हो रही है। तने में प्रकाशानुवर्तन एक प्रकार का धनात्मक अनुवर्तन है, यहाँ पे धनात्मक है, छूट गया यहाँ पे। तने में प्रकाशानुवर्तन एक प्रकार का धनात्मक अनुवर्तन है जो प्रकाश की ओर तने की वृद्धि होती है, जिधर प्रकाश है तना उधर मुड़ जाता है, तो ये धनात्मक यानी कि पॉजिटिव अनुवर्तन होगा। प्रकाश स्रोत से दूर बढ़ने पर पौधे की जड़ ऋणात्मक अनुवर्तन प्रदर्शित करती है, क्योंकि जड़ क्या है, प्रकाश के स्रोत से दूर जा रही है, इसलिए वो ऋणात्मक अनुवर्तन होगा, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा। इंग्लिश में देखो फोटोट्रॉपिज्म को, फोटोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट के रिस्पॉन्स में जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है वो फोटोट्रॉपिज्म है। In the stem, phototropism is a type of positive tropism involved in the growth of the stem towards the light. स्टेम की ग्रोथ लाइट की तरफ हो रही है, तो इसलिए बोलेंगे इसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की तरफ जा रहा है वो। The root of the plant shows negative phototropism as it grows away from the light source. जो रूट है प्लांट की, वो लाइट सोर्स से दूर जा रही है, दूर की तरफ ग्रो कर रही है, तो वो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। अब देखते हैं गुरुत्वानुवर्तन यानी कि जियोट्रॉपिज्म। देखो हम सबको पता है कि अर्थ की अपनी ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है। तो जो पौधा है, पौधे की जड़ तो क्या होती है, देखो अर्थ ग्रेविटी लगाती है तो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है। तो जड़ क्या है, जो पौधे की जड़ है वो मिट्टी की में अंदर की तरफ जाती है, यानी गुरुत्व की तरफ, ग्रेविटी की तरफ जा रही है ना। और जो पौधे का ऊपर का भाग है, स्टेम है, वो ग्रेविटी के ऑपोजिट साइड, ग्रेविटी का मतलब चीज़ को अपनी तरफ, ज़मीन की तरफ आए वो, लेकिन वो ऊपर की तरफ जा रहा है जो स्टेम है। तो ये इस तरीके से जो ग्रेविटी की वजह से पौधे की क्रिया हो रही है, पौधे की ग्रोथ हो रही है, उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म या गुरुत्वानुवर्तन। पहले हिंदी में देखते हैं। पौधों में पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। गुरुत्व की वजह से जो खिंचाव हो रहा है, इसमें भी ऐसे होगा। देखो जो जड़ें हैं वो ग्रेविटी की तरफ जा रही हैं, अर्थ ग्रेविटी लगाती है, पुल करती है किसी भी चीज़ को, तो जो जड़ें हैं वो अर्थ की तरफ ही जा रही हैं, तो इसलिए वो हो जाएगा धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन यानी कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि वे भूमि में नीचे की ओर गुरुत्व की दिशा में वृद्धि करती हैं। जबकि पौधे का तना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है, क्योंकि वह ऊपर की ओर गुरुत्व के विपरीत में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, गुरुत्व की दिशा में जाओगे तो धनात्मक होगा, और गुरुत्व की दिशा के उल्टा जाओगे तो फिर वो ऋणात्मक होगा। इंग्लिश में देखो, जियोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की रिस्पॉन्स में जो प्लांट के पार्ट की ग्रोथ है वो जियोट्रॉपिज्म है। द रूट शोज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, दे ग्रो इनटू द सॉइल टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही हैं रूट्स, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। द स्टेम ऑफ द प्लांट शोज निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि इट ग्रोज अवे फ्रॉम ग्रेविटी। जो स्टेम है वो अवे फ्रॉम ग्रेविटी ग्रोथ कर रहा है, तो इसलिए वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये? आई होप ये क्लियर हो गया होगा, मैंने अच्छे से समझाया है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +2 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज +2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? देखो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है कि जो इमेज बन रही है वो एक तो इरेक्ट होगी, है ना। 2 है, प्लस का 2 आ रहा है। 2 अगर +1 होता तो यानी कि बिल्कुल सेम साइज़ का होता, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज होती, लेकिन +2 है, इसका मतलब है जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट के डबल साइज़ की बन रही है, दुगनी बन रही है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब सीधा है, आभासी और वस्तु के सापेक्ष दुगने आकार का है, उससे डबल है। इट मीन्स दैट द इमेज इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड ट्वाइस द साइज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना ही है इसका।
अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और जो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये भी 15 क्वेश्चन पे आके फिनिश हो जाएंगे। यहाँ के बाद फिर 3 मार्क्स वाले आएंगे। तो देखो क्या है ये क्वेश्चन, गंगा सफाई योजना क्या है, ये किस वर्ष प्रारंभ की गई, व्हाट इज़ गंगा एक्शन प्लान, इन विच ईयर इट वॉज लॉन्च्ड। ये आपको 2022 में भी बोला आया था पेपर में मतलब। तो देखो हमें पढ़ना है गंगा एक्शन प्लान क्या है। बेसिकली क्या है कि जो गंगा रिवर है हमारी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है, इतनी सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनका सारा वेस्ट उसमें जाता है, सीवर का सारा उसमें जाता है, तो घरों के जितने भी नाले सब कुछ उसी में जाके गिरते हैं, लोग वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ हैं उनको फ्लो करते हैं, तो ये बहुत सारी गंदगी जाती है। तो गंगा को साफ़ करने के लिए गवर्नमेंट ने 1985 में ये गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया था। तो इसी को पूछा है किस ईयर में लॉन्च हुआ था ये, और ये है क्या। तो यही लिखना है, ज़रूरी नहीं आप इसको पढ़ के लिखो, आप खुद बता सकते हो कि गंगा के बारे में सभी को पता है कि एक होली रिवर है, पवित्र नदी है, और इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है अब वो, तो उसको साफ़ तो करना ज़रूरी है ना। गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर तक यात्रा करती है। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, और जाके कहाँ गिरती है, समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में। इस टाइम पे ये 2500 किलोमीटर तक ट्रैवल करती है। इसके किनारे स्थित उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल के 100 से अधिक नगरों का औद्योगिक कचरा इसमें मिलता है। जितनी भी सारी सिटीज़ हैं उनके अंदर जितनी फैक्ट्री हैं सबका कचरा इसी में आता है। इसके फलस्वरूप इसका स्वरूप नाले के समान हो गया है, मतलब बहुत संकरी, बहुत नैरो हो गई कहीं कहीं पे। तो इसके अतिरिक्त इसमें प्रचुर मात्रा में अपमार्जक, वाहित मल, मृत शवों का प्रवाह, मृत व्यक्तियों की राख, ये सब प्रवाहित होते हैं। इसके कारण इसका जल विषाक्त होने लगा है, जहरीला होने लगा है। विषाक्त जल के कारण अधिक संख्या में मछलियां तथा अन्य जलीय जीव मर रहे हैं। भाई जब जल है विषाक्त होगा, जहरीला होगा, तो जलीय जीव मरेंगे उसमें। गंगा के जल को इस प्रदूषण से मुक्त करना ही गंगा सफाई योजना है। गंगा को साफ करना है, इसी को बोला गया है गंगा सफाई योजना। ये योजना 1985 में प्रारंभ की गई। इंग्लिश में देखते हैं, द गंगा ट्रेवल्स फॉर 2500 किलोमीटर्स फ्रॉम इट्स सोर्स इन द हिमालयाज गंगोत्री टू गंगा सागर इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जाके ये सी में मर्ज होती है और कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। Industrial waste of more than 100 cities of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and Bengal located on its banks goes in it. As a result, its form has become like a drain. Apart from this, a large amount of detergents, excreta, flow of dead bodies, ashes of dead persons, etc. are kept flowing in it. ये सब इसमें जाता है. Due to this, its water has started becoming toxic. A large number of fish and other aquatic creatures are dying due to toxic water. So, Ganga Action Plan is to free the Ganga water from this pollution. This scheme was launched in the year 1985. आपको खाली 1 मार्क में ये भी पूछ सकता है कि जो गंगा एक्शन प्लान है किस ईयर में वो लॉन्च किया था, तो आप ध्यान रखना इसको 1985 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर पाई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।